Hello students. So today I'm with you with two very important concepts, and these concepts I'm going to discuss with you with the relevant examples. मतलब ये जो concepts हैं कोई theory का part नहीं है. ये जो examples हैं, questions हैं, इनके through ही आपके concepts clear हो. So you see, here we have the first question. आप देखोगे, it's the first question, and the question is what? Your three blocks M1, M2, and M3. This M1, M2, and M3. They are connected by M1, M2 are connected by a string, and with M2, an string is connected that passes over a pulley. At the other end of the string, there is a glass M3. M3 is again connected with a string that is connected to the ground. The question is what? When string is cut from the point A. When string is cut from the point A, what will be the immediate acceleration of M1, M2 and M3? मतलब आपको जैसे ही आप स्ट्रिंग कट करोगे तो उसके तुरंत बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन M1, M2, M3 का क्या होगा? So the concept is what? ऐसे केस में you apply this concept कि when string is cut, पहला कॉन्सेप्ट T becomes 0. जैसे ही आप कट कर दोगे स्ट्रिंग को तो स्ट्रिंग में टेंशन T क्या हो जाएगा? 0. सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? सेकेंड कॉन्सेप्ट इज tension of spring will not change. So tension है स्प्रिंग का, that will not change. आप देखो इससे क्या होगा? सबसे पहले आप देखो सिस्टम का इक्विलिब्रियम कैसे है. M1 जी नीचे लग रहा होगा और स्प्रिंग में ऑब्वियसली कुछ इलॉन्गेशन होगा. स्प्रिंग में ये ब्लॉक नीचे लाना चाहेगा, है ना, इसकी ओर से इसे पुल किया जा रहा होगा, तो स्प्रिंग में क्या होगा? कुछ इलॉन्गेशन होगा. तो स्प्रिंग का फोर्स के एक्स विल बी द इलॉन्गेशन ऑफ द स्प्रिंग. के एक्स ऊपर होगा और इक्विलिब्रियम के लिए M1 जी विल बी इक्वल व्हाट? के एक्स. M1 जी किसके इक्वल होगा? के एक्स है. और यहाँ पे क्या होगा? M2 जी नीचे होगा, के एक्स भी नीचे होगा, और इस सिस्टम में जो अभी टेंशन टी है वो टी ऊपर होगा. नाउ यू सी, जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को कट किया टेंशन टी 0, इसका फ्री फॉल स्टार्ट हो. टेंशन टी सडनली 0 हो जाएगा और M3 का क्या होगा? फ्री फॉल. तो इसके ऊपर केवल M3 जी फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा. इज दैट स्टार्टिंग में मे बी सिस्टम में टेंशन हो, ये दोनों फोर्स, इन दोनों ब्लॉक्स का वेट M3 से बड़ा है, तो दोनों से नीचे पुल कर रहा हूं मैं, तो इसे ऊपर जाने से रोकने वाला फोर्स ये टेंशन होगा. बट जैसे आप इस स्ट्रिंग को कट करोगे यहाँ पे टेंशन टी 0. अब इस स्ट्रिंग में टेंशन होने का कोई कॉज ही नहीं है. इस पे क्या M3 जी नीचे रहेगा और M3 जी की वजह से ये M3 जी डिवाइडेड बाई M3, इसका एक्सप्रेशन A3 क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा इमीडिएटली AM3 will become what? G. Now you'll see. अब जैसे मैंने बोला कि जैसी स्ट्रिंग कट करोगे स्ट्रिंग का टेंशन 0, बट स्प्रिंग के टेंशन के एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा. इसका मतलब ये हुआ स्प्रिंग का टेंशन के एक्स था, के एक्स ही बना रहेगा और के एक्स M1 के इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ कि M1 का एक्सेलरेशन AM1 विल बी 0. AM1 क्या होगा? 0. अब आप M2 देखो, M2 में के एक्स नीचे लग रहा, M2 जी नीचे लग रहा, बट ऊपर का टेंशन टी क्या हो गया? 0. तो M2 के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कितना हो गया?
डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स जब आप एबीडी बनाओगे इसका M2 का, M2 के एबीडी में M2G नीचे और KX भी नीचे है, अपवर्ड डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स और KX M1G के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ टोटल डाउनवर्ड फोर्स आपका A M2 आ जाएगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स M1G plus M2G divided by what? Its mass. Mass is M. So this will become G. 1 plus M1 by M2 will become its acceleration of M2. ये M2 का acceleration आ जाएगा। आप समझ गए मेरी बात? This is the acceleration of what? M2, right? So main concept क्या हुआ बच्चों? It is this कि जैसे ही आप स्ट्रिंग कट करोगे, स्ट्रिंग का टेंशन 0 और स्प्रिंग फोर्स में जो था उस मोमेंट पे वही रहेगा, यानी बाद में चेंज नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम the spring force will change, but because they'll be asking you the instantaneous acceleration immediately at that moment, so you can find through these concepts. I hope this got clear. ये आपका clear हो गया ना? Right now see, अब आप देखो, now the next question is this. Listen, look at the question. All the three blocks are of 1 kg mass. Coefficient of friction between the upper block A and B is 0.1. Between the B and C is 0.4. Between the C and the ground is 0.2. And you have to calculate the minimum force for which whole system will start moving. And also that minimum force on the second block, that is B, for which relative motion between A and B will take place. And that minimum related force for which relative motion between B and C will start. ठीक है बच्चों? So you'll see. तो आपको स्टूडेंट्स इसमें इतने ब्लॉक्स, इतने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कौन किसके रिलेटिव मूव करेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। देयर इज अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे ऑफ सॉल्विंग इट। बिल्कुल जैसे कि एक ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है, आप बस प्रॉपरली उन स्टेप्स को फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं और आप उसके थ्रू इजीली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, हर एक सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे। सो लेट्स सी, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन F1, इसके ऊपर रिएक्शन होगा mg इज इक्वल टू n1, तो 1g दैट इज 10 इक्वल टू n1, तो म्यू m1 कितना रहेगा 10 into 0.1, दैट इज व्हाट 1 न्यूटन। F लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन दिस सरफेस विल बी, दोनों का टोटल वेट यहाँ पे रिएक्शन कॉज करेगा 2g, 20 into 0.4, दैट इज व्हाट 8 न्यूटन। F3 इसके बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीनों का कंबाइंड वेट इज व्हाट 30, 3g 30 into 0.2, so the limiting friction will be 6 meter. Is that clear? आप देखो, अगर आपको इस पूरे सिस्टम को ग्राउंड के रिलेटिव मूव कराना है, ग्राउंड के रिलेटिव मूव कराना है, तो अगर आप कंबाइंड सिस्टम का एफबीडी बनाते हो, 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे, एफ मिनिमम 6 न्यूटन, तो सिस्टम 6 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स होगा तो आगे की ओर मूव करने लग जाए। कंबाइंड सिस्टम 6 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स होगा तो आगे मूव करने लग जाएगा। बट अभी ये कंफर्म नहीं। कंफर्म कैसे होगा, अगर ये कंबाइंड मूव कर रहा 6 न्यूटन फोर्स में, तो कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन ए कितना होगा 6 माइनस 6, 6 फोर्स आपने एफ आगे लगाया, 6 यहाँ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि सिस्टम को ग्राउंड के रिलेटिव मूव करना है। अगर ग्राउंड के रिलेटिव मूव करना तो इसका मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा 6 न्यूटन, सो अपॉन मास m3, दैट इज a is what g, मतलब 6 न्यूटन के लिए ये सिस्टम जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है। और अगर अभी सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है तो इस सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है। इसके बीच में भी क्या होगा, इसके बीच में नहीं, आई एम सॉरी, 6 न्यूटन फोर्स से ये सिस्टम जस्ट स्टार्ट करना, ये स्टार्ट करने जा रहा है। ये क्योंकि स्टार्ट करने जा रहा है तो एक्सेलरेशन अभी 0 है। अभी अगर इसके एक्सेलरेशन 0 है, जैसे आप फोर्स एफ लगा रहे हो बी ब्लॉक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन व्हाट बी ब्लॉक, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन
ए ब्लॉक और ऑन सी ब्लॉक। तो ए ब्लॉक और सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के ड्यू ही होगा, फ्रिक्शन के ड्यू टू होगा। जब पूरा सिस्टम आगे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से अगर ए और सी भी आगे जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो होगा ए और सी का फ्रिक्शन के ड्यू टू होगा। लेकिन क्योंकि अभी एक्सेलरेशन जीरो है तो ए और सी का कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो अभी इस कंडीशन में ए और बी और सी के बीच में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं, और सिस्टम का एक्सेलरेशन ए, ऑलमोस्ट सिस्टम ने स्टार्ट कर दिया चलना किस फोर्स के लिए, 6 मीटर। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कॉज करने के लिए आ रहा फोर्स, राइट। अब आप देखो आगे, अब आप देखो कि अगर ब्लॉक ए के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना होगा। ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर रहेगा, आगे की, है ना, और सी के ऊपर भी किस ओर रहेगा, आगे की ओर। जब पूरा सिस्टम आगे जाएगा तो ए और सी ब्लॉक के एक्सेलरेशन का कॉज फ्रिक्शन ही तो होगा, ए के ऊपर आगे रखा। तो ए का जो लिमिटिंग एक्सेलरेशन है, ए ए मैक्स, दैट विल बी force of friction 1/1, force upon mass 1, and AC max will be what? AC max will be 8 minus 6 upon 8 minus 6 upon 1, that is what, 2 meter per second square. आप ये समझे, नीचे आना नहीं। लुक एट दिस, जब इसमें रिलेटिव मोशन की कंडीशन आएगी तो इनके बीच का फ्रिक्शन मैक्सिमम 8 न्यूटन आगे, यहां से 6 न्यूटन पीछे। सो नेट फोर्स विल बी 8 minus 6 अपॉन मास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नाउ यू सी सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा पहले 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, और जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा तो दैट बी द लिमिटिंग कंडीशन, क्योंकि इनके बीच का फ्रिक्शन मिनिमम हो गया तो ए और बी के बीच का रिलेटिव मोशन क्या होगा, स्टार्ट। सो अब आप कंबाइंड सिस्टम, अभी सब एक साथ चल रहे हैं, अब आप क्या करोगे, कंबाइंड सिस्टम के लिए यू विल अप्लाई व्हाट, कंबाइंड सिस्टम के लिए आपने लिखा आगे की ओर का फोर्स है, और क्योंकि अभी कंबाइंड ही सारे चल रहे हैं, पीछे की ओर का फोर्स 6 अपॉन व्हाट, मास m3, दिस द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आपको लाना कितना, 1। 1 एक्सेलरेशन किसके लिए लाना है, क्योंकि जैसे ही सिस्टम का एक्सेलरेशन 1 होगा तो अभी तक तीनों ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं, बट अब उसके बियॉन्ड क्या होगा, जैसे आपकी वैल्यू एफ से थोड़ी सी ज्यादा होगी सिस्टम का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और ऊपर वाले ब्लॉक का यानी ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैन नॉट बी मोर देन 1, क्योंकि वो तो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम 1 रहेगा, रिमेनिंग का एक्सेलरेशन ज्यादा, यानी रिलेटिव मोशन हो जाएगा। सो दैट मींस की एफ की ये वैल्यू कितनी आ गई, एफ इक्वल्स टू 3 + 6, दैट इज व्हाट, 9 न्यूटन। दैट मींस की व्हेन यू विल अप्लाई 9 न्यूटन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन बी एंड ए एंड बी इज जस्ट टू स्टार्ट। बी और सी एक साथ चल रहे होंगे, बी और सी क्या होंगे, एक साथ चल रहे होंगे, बट ए और बी के बीच का रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाला होगा। अगर फोर्स की वैल्यू 9 न्यूटन से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो क्या होगा कि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। बी और सी भी मूव कर रहे हैं पर वो एक साथ चल रहे हैं। अब आप देखो, अगर बी और सी के बीच का रिलेटिव मोशन होना है तो बी और सी के रिलेटिव मोशन होने के लिए क्या चाहिए कि सी के ऊपर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन, तो इसका एक्सप्रेशन ए क्या रहेगा, 2, क्या आएगा 2। अब बी ब्लॉक के एबीडी में, जब आप बी ब्लॉक का एबीडी बनाओगे तो बी के लिए क्या होगा, 8 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां से पीछे, 1 न्यूटन यहां से पीछे, आपने एफ आगे अप्लाई किया, एफ माइनस 9 इज इक्वल टू मास एन इंटू ए, और ए आपको कितना चाहिए, 2। ए 2 क्यों चाहिए, बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द, आप किसके बीच में रिलेटिव मोशन बच्चे स्टार्ट करना है, बी और सी के बीच में। और अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट करना तो बी और सी के बीच का फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर लिमिटिंग होगा तो सी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, अभी कैलकुलेट किया 2, सी का क्या आएगा 2 मैक्सिमम। तो अभी इसका भी 2 कर दो, अभी 2 है, और उसके लिए एफ कितना चाहिए, 11 न्यूटन। दैट मींस कि अगर आप फोर्स एफ 11 न्यूटन से कुछ भी ज्यादा करोगे तो इसका 2 से ज्यादा होगा,
और सी ब्लॉक का 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे ही डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ड्यू टू ही एक्सेलरेट हो रहा है, उसका 2 और इसका 2 से ज्यादा। तो दैट मींस फॉर द 11 न्यूटन फोर्स द relative motion will start between what? B and C also. So students, now I summarize it. Look at this. Your question is this and how you are going to solve it. सबसे पहले आप सबके बीच के लिमिटिंग फ्रिक्शंस कैलकुलेट करो। फिर ये देखो कि ग्राउंड पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो इस पे F6 न्यूटन, राइट, तो ग्राउंड और उसके बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन है। तो जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जब आप उतना या उससे थोड़ा सा भी ज्यादा लगाओगे तो तीनों ब्लॉक्स एक साथ चलने लग जाएंगे, यानी अभी एक्सेशन जीरो होगा। और जब एक्सेशन जीरो होगा अभी, तो इनमें मोशन नहीं स्टार्ट, इनमें क्या होगा, ए और सी, क्योंकि वो तो डिपेंड करते हैं कि फ्रिक्शन पे। अगर उनका एक्सेलरेशन हो रहा होता तो हम होते कि फ्रिक्शनल फोर्स उन पे लग रहा, तो अभी ए और सी का मोशन स्टार्ट नहीं। फिर आपने कहा कि ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 हो सकता है, तो अब सिस्टम कंबाइन नहीं चल रहा, आपने फोर्स एफ अप्लाई किया, आपने फोर्स एफ अप्लाई किया, सिस्टम कंबाइन चल रहा है, अभी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो आपने एफ आगे 6 यहाँ पे पीछे कंबाइंड सिस्टम में अपॉन मास एम, और एक्सेशन की वैल्यू अगर 1 डाल दोगे तो 1 क्या हुआ कि अभी सिस्टम का एक्सेशन 1 है, बट जैसे ही 1 से ज्यादा होगा तो ए और बी के बीच का रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ए का एक्सेशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए आपने यहाँ पे 1 डाला और 9 न्यूटन आ गया। यानी 9 न्यूटन फोर्स तक तीनों एक साथ चलेंगे, और 9 न्यूटन के बियॉन्ड ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। देन सी, अब आपने देखा कि अगर आपको बी और सी के बीच का रिलेटिव मोशन स्टार्ट करना है, तो आपका बी ब्लॉक का एबीडी बनाओ, और बी का एक्सेलरेशन जस्ट जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन सी का हो सकता टू उसके इक्वल, और टू की दोनों जगह लिमिटिंग कंडीशन है, ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 1 लगेगा। ग्राउंड और बी और सी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा, उसका भी मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा, तो एफ माइनस 9 इक्वल्स व्हाट? मास एम इनटू ए। अब 11 न्यूटन से ज्यादा फोर्स होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा होगा, और क्योंकि सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, दैट मींस कि फॉर ए फोर्स अबव 11 न्यूटन द रिलेटिव मोशन बिटवीन बी एंड सी विल आल्सो स्टार्ट। आई होप नाउ दिस गॉट एब्सोल्युटली क्लियर। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और कैसे इसमें आपको प्रोसीड करना है, कंफ्यूज नहीं होना कि इतने ब्लॉक्स, इतने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑल। बिल्कुल एक स्मूथ पैटर्न है सॉल्व करने का। पहले क्या कैलकुलेट करो, फिर कौन सा मोशन होगा, फिर कौन सा मोशन होगा। यहाँ पे मैंने ए और बी का रिलेटिव मोशन पहले स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि ए का एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कम था, राइट। बी और सी का रिलेटिव मोशन बाद में स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि सी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या था? ज्यादा। फिर आप एक बार समझोगे, फिर अपने आप से सॉल्व करोगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड keep improving, keep always telling me what are the what are the major concepts, what are the major kind of questions, मतलब जहां पे आपको लगता है कि when you see the question, immediately after seeing the question you get confused from where you will start, मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूं, लगता है इतने डेटा, इतने पैरामीटर्स हैं कि आपको स्टार्ट करने का तरीका ही नहीं लग रहा। You just report me and I'll send you the videos. All right, students.